कर रहे हैं हम लोग वही जो करते सुनते और कहते आ रहे हैं, क्या कि ध्यान में ही ज्ञान है। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, ठीक है, जो नीट JEE की तैयारी अलीगढ़ बेस्ड कराती है। ठीक है, आज हम लोग कर रहे हैं ट्रांसवर्सल और लॉन्गिट्यूडनल वेव का मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल करैक्टर बताया था हम लोगों ने। आगे चलते बोला क्या कि द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्सल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव इन डिफरेंट मीडियम्स, जैसे सॉलिड में कितना स्पीड होता है, लिक्विड में कितना स्पीड होता है, गैस में कितना स्पीड होता है, ट्रांसवर्सल वेव का, लॉन्गिट्यूडनल वेव का, उसके क्या रिलेशन होते थे। कुछ रिलेशन दे रखा है, उस रिलेशन को देखते हैं कि क्या रिलेशन दे रखा अलग अलग मीडियम में। तो पहले दे रखा है स्पीड ऑफ साउंड इन स्पीड ऑफ ट्रांसवर्सल वेव, पहला दे रखा है ये स्पीड ऑफ ट्रांसवर्सल वेव्स, ठीक है ना। क्या दे रखा है, द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्सल वेव, पहला द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्सल वेव इन सॉलिड, सॉलिड के अंदर जो स्पीड है वो कितना दे रखा है, v इज इक्वल टू एटा अपॉन रो होल स्क्वायर रूट। ये वैल्यू दे रखा, में ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है। एटा को क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और रो बोलते हैं हम लोग डेंसिटी ऑफ द मीडियम की डेंसिटी है। तो सॉलिड के अंदर इसका स्पीड का फॉर्मूला ये दे रखा है। अगला दे रखा है इसमें दूसरा, द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्सल वेव इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग और वायर। एक वायर को जब हम लोग बांध के खींच के रखते हैं और या वायर को, तो उस पर कितना स्पीड होता है, स्पीड इज इक्वल टू T अपॉन M। T होता है टेंशन ऑन द वायर, वायर पे कितना टेंशन लगाया है, और M होता है मास पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ पे मास कितना है। ठीक है, ये था हमारा स्पीड ऑफ ट्रांसवर्सल वेव, ये दो मीडियम में दे रखा है। अब हम लोग देखते हैं स्पीड ऑफ ट्रांसवर्सल वेव, यहाँ पे ट्रांसवर्सल वेव का देखते हैं अलग अलग मीडियम में। स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव, अब ये लॉन्गिट्यूडिनल का देखते हैं हम लोग। क्या दे रखा है, पहला द स्पीड ऑफ longitudinal wave in solid, V is equal to K 4/3 eta upon rho। ठीक है ना। यहाँ पे K को बोलते हैं हम लोग बल्क मॉडुलस, ये हम लोगों ने पढ़ा है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के नाम से, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, उसमें दे रखा बल्क मॉडुलस।
और ये एटा तो जानते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, ठीक है, और ये रो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ द मीडियम। जो सॉलिड बॉडी है उस बॉडी का कितना डेंसिटी है। दूसरा दे रखा है ये द स्पीड ऑफ साउंड ऑन लॉन्ग रॉड। साउंड नहीं, लॉन्गिट्यूडनल वेव करके, लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव ऑन लॉन्ग रॉड। जैसे रॉड पे अगर कोई लॉन्गिट्यूडनल वेव को ट्रैवल कराते तो उसकी जो वेलोसिटी होगा y/ρ। y तो जानते हैं हम लोग, y होता है यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, और रो जो है डेंसिटी है, रो डेंसिटी ऑफ द मीडियम, ऊपर लिखा हुआ ये। अगला दे रखा है इसमें स्पीड ऑफ longitudinal wave in liquid। और गैस में भी लेते हैं हम लोग, गैस में भी वही फॉर्मूला आता है, V इज इक्वल टू K/ρ। V इज इक्वल टू K/ρ। के तो जानते हैं हम लोग बल्क मॉडुलस कहलाता है, रो डेंसिटी ऑफ द मीडियम कहलाता है। तो ये दे रखा ट्रांसवर्सल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, अलग अलग मीडियम में उनके स्पीड का क्या फॉर्मूला दे रखा है। कुछ क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। अभी आगे चलते हम लोग। स्पीड ऑफ साउंड जो एयर में है, अभी जो हम लोग कहते हैं स्पीड ऑफ साउंड, ऑलमोस्ट हम लोग लेते हैं 340 345, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो अलग अलग स्पीड ऑफ साउंड होता है, लेकिन 340 के एवरेज में रहता है, ठीक है। तो न्यूटन ने सबसे पहले जब स्पीड ऑफ साउंड को, जैसे हम बताते हैं कि जो साउंड है एयर में कंप्रेशन रेयरफिक्शन से चलता है, बताया था हम लोगों ने, कंप्रेशन और रेयरफिक्शन से प्रोपोगेट करता है। तो साउंड जो है, जो एयर कंप्रेशन रेयरफिक्शन करता है, वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस है या एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो उसको कंसीडर करके न्यूटन ने साउंड के स्पीड का एक फॉर्मूला दिया, और उन्होंने कंसीडर किया कि जो स्पीड ऑफ साउंड है और जो मीडियम में कंप्रेशन रेयरफिक्शन होता है वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, और आइसोथर्मल प्रोसेस को कंसीडर करके उन्होंने एक फार्मूला दिया, और उसी फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं स्पीड ऑफ साउंड, न्यूटन का फार्मूला। यहाँ पे डिस्कस किया है चैप्टर में, इसलिए हम बता रहे हैं इसको। तो स्पीड ऑफ साउंड, न्यूटन्स फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड क्या दे रखा है, न्यूटन्स फार्मूला ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है ना। साउंड जो है एयर में जो चलता है, कंप्रेशन रेयरफिक्शन से चलता है, न्यूटन ने इसे कंसीडर किया कि ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, और अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितना होना चाहिए वो उन्होंने दिया है। स्पीड ऑफ साउंड in air is given by Newton considering that the processes, the compression and rarefaction
compression and rarefaction process is an isothermal process. Isothermal process. और V इज इक्वल टू K अपॉन रो होता है ना, अभी हमने वहाँ लिखा था गैस में, तो यहाँ पे आइसोथर्मल ले लिया, इसको लेके स्पीड ऑफ साउंड अभी यहाँ पे लिखा था एयर में और लिक्विड में, तो ये V इज इक्वल टू K अपॉन डेंसिटी होता है, बल्क मॉडुलस होता है, लेकिन यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आइसोथर्मल प्रोसेस लिख लिया। और इसको जो है K आइसोथर्मल का एक फॉर्मूला दिया, K आइसोथर्मल इज इक्वल टू माइनस चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ये के आइसोथर्मल का रिलेशन है। इसको ऐसे लिखे था माइनस dP अपॉन dV अपॉन V, ऐसे इन्होंने रिलेशन दिया। ये रिलेशन कैसे आता है, ये अगर हम लोग देखते हैं तो फॉर आइडियल गैस, फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, पीछे दिख रही है आइडियल गैस, PV इज इक्वल टू nRT होता है, तो हम उसको कांस्टेंट कर लेते हैं। PV इज कांस्टेंट एट आइसोथर्मल प्रोसेस, ये कांस्टेंट होता है। अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग, तो क्या होगा, P डेल्टा V प्लस V डेल्टा P इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट टर्म का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा। एक बार P को रोकेंगे, D को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना, dV अपॉन V अपॉन dV, और एक V रखेंगे, dP को डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है ना। अगर हम लोग इसको P का वैल्यू निकालते हैं, देखिए P dV इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा V dP, ठीक है ना, माइनस में आ जाएगा, ये उधर ले गया तो यहाँ से, और P को रख के अगर हम लोग इसको भी उधर ले आते हैं तो माइनस V dP अपॉन dV, ठीक है। इस V को नीचे उतार देते हैं तो क्या आएगा, P इज इक्वल टू माइनस dP अपॉन dV V। कितनी बात सुनिए, ये V को इसके नीचे कर ले, रेसिप्रोकल करके वापस ले जाएंगे, यानी इतने का जो वैल्यू है हम लोग चाहे तो P से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो फॉर्मूला जो था स्पीड ऑफ साउंड, ये कंप्रेशन रेयरफेक्शन के हिसाब से जो बल्क मॉडुलस के टर्म में दे रखा था, इसी को हम लोग P से रिप्लेस देते हैं, क्योंकि K आइसोथर्मल जो है इसके बराबर होता है और वो भी P के बराबर होता है। तो हम लोग इसे चेंज करके हटा के लिखते हैं, तो अब जो स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला आ रहा है न्यूटन के अकॉर्डिंग, वो ये है, ठीक है ना। क्या आ गया, V इज इक्वल टू P अपॉन रो, ठीक है ना। आइसोथर्मल प्रोसेस में हम इतने को K आइसोथर्मल इसके बराबर होता है, लेकिन ये जो है ना P के बराबर होता है, तो P से रिप्लेस कर दिया। एट NTP नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे P का जो वैल्यू होता है H रो G ऑफ मरकरी, ठीक है ना। हाइट होता मरकरी का, जो बैरोमीटर में हम लोग देखते हैं मरकरी का, 76 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कर सकते हैं या सेंटीमीटर ही रहने देते हैं। डेंसिटी ऑफ मरकरी होता है 13.6, ठीक है ना, सेंटीमीटर ग्राम में रहने देते हैं उसको, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वरना फिर 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है।
और ये जी जो है सेंटीमीटर के टर्म में लेंगे तो 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। कितनी बात सुनिए। और डेंसिटी ऑफ एयर जो है वो 1.02 के आसपास रहता है वो, ठीक है ना, सेंटीमीटर के टर्म में। तो जब हम इसको वैल्यू को यहाँ से अगर रिप्लेस देते हैं तो V इज़ इक्वल टू H रो जी, ये जो ना इसको हम लोग, ये तो डेंसिटी ऑफ द एयर है, वो ये डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ये हम लोग को मरकरी की डेंसिटी है तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, सिग्मा ले लेते हैं, H सिग्मा जी, ये मरकरी की डेंसिटी है और ये एयर की डेंसिटी है, ठीक है ना, H सिग्मा जी अपॉन रो, ठीक है। ये P को रिप्लेस किया हम लोगों ने NTP पे, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। और जब इसके वैल्यू को हम लोग चेंज करके डालते हैं तो जो वैल्यू दे रखा है, मरकरी की जो हाइट होती है 76 सेंटीमीटर, डेंसिटी ऑफ मरकरी दे रखा 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और ये जी का जो वैल्यू होता है सेंटीमीटर में 980 अपॉन डेंसिटी ऑफ एयर अगर सेंटीमीटर में लेते हैं तो 1.02 10⁻³ दे रखा है, इसका रूट ले लेते हैं, ठीक है ना। और ये जो वैल्यू दे रखा है इसका सेंटीमीटर में दे रखा है, जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे इसका वैल्यू दे रखा है ये 27989.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये स्पीड दे रखा सेंटीमीटर के टर्म में। अगर सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे इसको, तब 100 से डिवाइड करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर आ जाएगा 279.89 मीटर पर सेकेंड में, ये आ गया 279.89 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग चाहें तो इसको राउंड ऑफ कर दे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 280 मीटर पर सेकेंड। इतना न्यूटन ने कैलकुलेट किया आइसोथर्मल प्रोसेस कंसीडर करके। कितनी बात सुन में। लेकिन क्या है कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर जो मिलता है या उस वक्त जो कैलकुलेट करके स्टैंडर्ड वैल्यू आता था, उस वक्त जब न्यूटन कर रहे थे तो उस वक्त जो था द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर was 332 मीटर पर सेकेंड। वो उस वक्त उस टाइम पे जो स्टैंडर्ड वैल्यू ले लेते, तो जो भी तरीका था कैलकुलेट करने का, तो ये 332 मीटर ये रियल में मिलता था, इतना होता था स्पीड। लेकिन न्यूटन ने आइसोथर्मल कंसीडर करके जब लाया तो 280 मीटर पर सेकेंड आया। तो ये जो 280 है 332 से बहुत कम आया, ये बहुत ही कम था। जो न्यूटन ने ऑब्जर्व किया वैल्यू वो रियल वैल्यू से बहुत कम था। सो द ऑब्जर्व्ड वैल्यू was very small than real value, ठीक है ना। कितनी बात में ये जो था ऑब्जर्व वैल्यू बहुत ही कम था, जो जितना आता था प्रैक्टिकली जितना होता था। आगे चले तो फिर पता चला कि एक दूसरे से नाम है लैपलेस। लैपलेस ने ये कंसीडर किया कि आइसोथर्मल अगर कंप्रेशन रेयरफिक्शन जो है एक फास्ट प्रोसेस है ना, जल्दी जल्दी कंप्रेशन रेयरफिक्शन बहुत जल्दी होता है, और ये एक फास्ट प्रोसेस है, सडन प्रोसेस है, और जो सडन प्रोसेस होता है वह एक एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, क्योंकि सडन में जो है जो चेंज इन एनर्जी होता है वो एडियाबेटिकली होता है। जो स्लो प्रोसेस होता है वो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, जो स्लो प्रोसेस होता है वो आइसोथर्मल होता है। एडियाबेटिक प्रोसेस जल्दी कंप्रेशन रेयरफिक्शन से साउंड जब जा रहा है तो वह एक एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो अगर हम लोग स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट करें एडियाबेटिक प्रोसेस को कंसीडर करके, तो फिर क्या होगा, लैपलेस ने करेक्शन किया उसको एडियाबेटिक को कंसीडर करके।
ठीक है ना। लैप्लेस करेक्शन जो बताते कि जो न्यूटन ने कंसिडर किए कि एक आइसोथर्मल प्रोसेस होता है साउंड का प्रोपेगेट करना, कंप्रेशन रेयरफेक्शन एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, लेकिन उसकी वजह से जो कंसिडर करके रिजल्ट आया है तो वो जितना आना चाहिए था उससे बहुत ही कम आता है। तो लैप्लेस ने उसको एडियाबेटिक बताया कि इसलिए कि जो कंप्रेशन रेयरफेक्शन एक बहुत ही फास्ट प्रोसेस है, और जो फास्ट प्रोसेस होता है वो एडियाबेटिक होता है। और फिर जब एडियाबेटिक होगा तो हमारा इन एडियाबेटिक प्रोसेस, इन एडियाबेटिक प्रोसेस PV रेज टू द पावर गामा इज कांस्टेंट। ये यहाँ पे ये आता है हमारा, ऑलरेडी किया हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में। अगर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो P, ये P तो P आ जाएगा, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, गामा पहले पावर पहले आता है, ठीक है ना, V गामा -1 इंटू DV, ठीक है ना। क्या होता है कि P को रोक लिया, इसको डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं तो क्या करते हैं, पहले पावर पहले आ जाता है डिफ्रेंशिएशन में, एक बार पहले पावर रहता है, फिर इसमें से एक पावर माइनस करते हैं, फिर DV लिख दिया, ठीक है ना। और ये फिर इसके बाद आता है V रेज़ टू गामा फिर DP, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए गामा तो पहले आ गया, ये P आ गया, ये DV आ गया, और ये वाला टर्म को हम लोग बाहर निकाल के V गामा -1 ये अलग लिख दिया, ये V गामा DP लिख दिया, ये इज इक्वल टू 0। ये जो V पे गामा -1 यहाँ V पे गामा है, ये जैसे हम लोग मान लेते हैं ये x पे 3 पावर और ये x पे 4 पावर, ऐसे ही है, जैसे इस पे गामा है पावर, इसमें उससे एक कम है, तो हम लोग x पे 3 कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ 1 + x बच जाएगा, ये ऐसे कर सकते हैं ना। तो ये कम है, ये उससे ज़्यादा है, तो ये कॉमन ले लेते हैं, तो V गामा -1 कॉमन ले लिया, ठीक है ना। जब कॉमन ले लेंगे तो गामा P DV प्लस यहाँ पे एक बच जाएगा, एक बच जाएगा, एक ज़्यादा है ना ये, तो ये V DP इज इक्वल टू 0। कितनी बात सुन में, ये एक बच गई, यहाँ से बाहर निकल गया जितना था, और इसको दोबारा हम वहाँ भेज देंगे 0 के नीचे, तो कितना आ जाएगा हमारा, गामा P DV प्लस V DP इज इक्वल टू 0। अगर हम लोग गामा P का वैल्यू निकालते हैं, देखिए तो ये जो है ना इतना टर्म उधर जाएगा, तो V DP माइनस में चला गया, और ये DV को इसके नीचे कर देते हैं, ठीक है ना। और इसको रीअरेंज कर ले अगर हम लोग, तो माइनस DP अपॉन DV V, इसको हम लोग बोलते हैं के आइसोथर्मल, है ना, के आइसोथर्मल। तो जो आइसोथर्मल का के आइसोथर्मल था उसकी जगह पे हम लोग RP लेंगे। अब हम लोग जैसे हम लोग का ये था ना V था, V जो निकाला था उन्होंने के आइसोथर्मल अपॉन रो, ये था फॉर्मूला हमारा, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। अब ये के आइसोथर्मल को हम लोग डिफरेंस किया तो P से चेंज किया था न्यूटन ने, यहाँ लेकिन अब गामा P आ रहा है, तो हम लोग अब इसको चेंज करेंगे गामा P से, तो V इज इक्वल टू, सो V इज इक्वल टू गामा P अपॉन रो, ये इस तरह से आ गया, ये वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर बाय कंसिडरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस। अब ये गामा का वैल्यू, ये तो P का वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी डाला था, H सिग्मा G डाला था, अभी हम लोगों ने किया था ना, तो ये प्रेशर NTP पे जो प्रेशर का वैल्यू था H सिग्मा G लिया था, लेकिन अब हमें गामा से और मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो जब हम लोग करेंगे इसको पूरे डालते वैल्यू, तो उसका जो वैल्यू आएगा V इज इक्वल गामा H सिग्मा G अपॉन रो, ऐसे हम लोगों ने वैल्यू डाल दिया, ठीक है ना। कितनी बात सुन, ये डाला, तो ये जो है ना 1.4 गामा का वैल्यू होता है, H 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी है, 13.6 डेंसिटी है मरकरी का, और 980 अपॉन इसका 1.02 10 टू द पावर -3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सब सिंप्लीफाई करने के बाद 332.5 मीटर के टर्म में आ गया। वो सेंटीमीटर में आ रहा था, अब ये मीटर के टर्म में आ गया। ये कितनी बात सुनी। तो ये इतना स्पीड आया, किसने निकाला? ये
लैप्लेस ने एडियाबेटिक कंसीडर करके। और ये इतना वैल्यू स्पीड ऑफ साउंड रियल वैल्यू होता है 330, जो रियल वैल्यू होता है उसका कितनी बात सुन में 330 जो है ना उसका रियल वैल्यू होता है। तो लैप्लेस ने जो करेक्शन दिया वो बिल्कुल सही आया। क्या बताया कि द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज एन एडियाबेटिक प्रोसेस। ये कंसेप्चुअल पार्ट है, ये एडियाबेटिक प्रोसेस होता है और इस तरह से उसका स्पीड बिल्कुल सही आता है। ठीक है ना। तो ये वेरीफाई किया गया कि जो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है वो आइसोथर्मल है या फिर एडियाबेटिक है। तो आइसोथर्मल कंसीडर किया तो उस वक्त स्पीड बहुत कम आ रहा था, एडियाबेटिक कंसीडर किया तो बिल्कुल सही है। तो बताया जाता है कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज एडियाबेटिक प्रोसेस। और क्या फॉर्मूला हो गया अब स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, v इज इक्वल टू गामा पी अपॉन रो। ये हमारा रूट के अंदर ये हमारा स्पीड ऑफ साउंड इन एयर का फॉर्मूला है। ये आगे दे रखा है इसमें। एनीवे क्या बताया, वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड। अगला टॉपिक दे रखा है वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड, साउंड के स्पीड पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं, उनको हम लोग देख रहे हैं हम लोग। ठीक है ना। सबसे पहले बोला क्या, डेंसिटी देखते हैं। ठीक है ना। पहला दे रखा है इफेक्ट ऑफ डेंसिटी। इफेक्ट ऑफ डेंसिटी क्या बताया कि जो हमारा द स्पीड ऑफ साउंड जो है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज गिवन एज, ये हमारा एक फॉर्मूला चलेगा, v इज इक्वल टू रूट गामा पी अपॉन रो। ठीक है ना, गामा पी अपॉन रो। और ये जो ना रो डेंसिटी है, ठीक है, ये रो डेंसिटी है और ये स्पीड वेलोसिटी है। तो स्पीड में और डेंसिटी में दोनों में क्या है, इन्वर्सली रिलेट करता है। ठीक है ना, इन्वर्सली रिलेशन है। ये नीचे है, ये ऊपर है। तो क्या बताया, द स्पीड एंड डेंसिटी आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल to each other ठीक है ना। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यह है कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगा उसमें स्पीड कम होगा। किसी गैस की जिस गैस की डेंसिटी ज़्यादा होगा उसमें स्पीड कम होगा, और जिस गैस की डेंसिटी कम होगा उसमें स्पीड ज़्यादा होगा। अगर हम लोग लेते हैं, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे ऑक्सीजन लेते हैं, हाइड्रोजन लेते हैं। एक बार लेते हैं साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन और स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन। तो दोनों में किसकी डेंसिटी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की डेंसिटी ज़्यादा, क्योंकि ऑक्सीजन का जो मास होता है, एटॉमिक मास होता है 16 होता है, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। तो डेंसिटी जो है हाइड्रोजन का कम है, ऑक्सीजन का ज़्यादा है। तो जो इस डेंसिटी ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा तो स्पीड जो है ना कम होगा। ऑक्सीजन में साउंड का स्पीड कम होगा, और हाइड्रोजन की डेंसिटी कम है तो उसमें साउंड का स्पीड ज़्यादा होगा। सो क्या लिखेंगे, द स्पीड ऑफ साउंड, द स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन गैस is greater than the speed of sound in oxygen। ठीक है ना। और भी किसी गैस का हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। हमें देखना है कि इसका मास ज़्यादा है, मास ज़्यादा डेंसिटी ज़्यादा होगा, जब डेंसिटी ज़्यादा होगा तो वो उसमें स्पीड कम हो जाएगा। तो ये एक हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का हम लोगों ने करके दिखाया है। ठीक है ना। तो डेंसिटी से इस तरह से इफेक्ट होता है स्पीड ऑफ साउंड पे, इन्वर्सली इफेक्ट करता है। ठीक है ना। अगला दे रखा है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी जानते हैं,
इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। बताइए ह्यूमिडिटी क्या होता है, तब तक मैं इसे मिटा रहा हूँ। कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर इन एयर, इन्होंने बताया। ठीक है, अभी ह्यूमिडिटी ज़्यादा है या कम है जिस मौसम में अभी हम लोग हैं? कम है। वाह, क्या बात है। इफेक्ट ऑफ, दूसरा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी होता है द परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर इन एयर, ठीक है ना, या द कंसंट्रेशन द डेंसिटी ऑफ वाटर वेपर इन एयर। जैसे हम लोग पानी यहाँ पे डालेंगे या बारिश हो जाए तो बारिश के बाद सारा पानी जो है ना हवा में एवापोरेट हो जाता है, तो अब हवा में जो है ना वाटर वेपर ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन आजकल बारिश हो नहीं रही है, तो आजकल बिल्कुल हवा जो है ना सूखी, ड्राई एयर है, ये ड्राई एयर है, लू चल रहा है इसमें, ठीक है ना, तो इसमें वाटर वेपर है नहीं। तो क्या बताया कि क्या बोलेंगे, डेंसिटी ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ठीक है ना, कितना वाटर वेपर है। आजकल सूखे मौसम में एयर कम होता है, वेपर कम होता है, बारिश के दिनों में ज़्यादातर वाटर वेपर होते हैं। कितनी बात सुनाई। तो जब अगर वाटर वेपर नहीं है तो क्या इफेक्ट है एयर पे, और वाटर वेपर है तो क्या इफेक्ट है एयर पे। एयर तो जानते ही है हम लोगों ने, कितने दिनों से हम लोग एयर हवा के समंदर में चले आ रहे हैं, ठीक है ना, और चलते रहेंगे। तो जो एयर है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, डस्ट पार्टिकल्स है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और भी दूसरे बहुत सारे गैसेस हैं, वो सब इस एयर में है। ये ड्राई एयर है, तो सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास रैंडम में मूव कर रहे हैं, सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास, ठीक है ना। लेकिन अभी वाटर वेपर नहीं है। कितनी बात सुन में। अब जब मान लो वाटर वेपर आ जाता है, बारिश हुई, बारिश के बाद धूप हुआ, फिर पानी, वाटर वेपर आ गया, तो क्या होगा, उस एयर का पहले जितने डेंसिटी था अब कम हो जाएगा। एक फिगर से मैं समझाता हूँ। जैसे ये हमने ले लिया, ये एयर, ड्राई एयर, इसमें जो दूसरे सारे मॉलिक्यूल्स जो एयर के होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, हीलियम, और जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं, ये सब इसमें भरे पड़े हैं, ठीक है ना। इसमें ड्राई एयर है ये, ठीक है। वाटर वेपर बहुत ही कम है क्योंकि यहाँ पे पानी जो है ना इतना ज़्यादा नहीं है। कितनी बात सुन में, ठीक। लेकिन अब जो है बारिश हो जाती है, बारिश होने के बाद अब वो बारिश के जो धूप हुआ, धूप के बाद वो वाटर जो है ना वेपर बन के ऊपर की तरफ जाने लगा। तो अब क्या होगा कि अब ये कंटेनर में हम लोग लेते हैं, वैसा ही गैस तो है, वैसा ही गैस है, लेकिन बीच बीच में ये वाटर के वेपर्स भी हैं। जैसे ये वाटर के वेपर्स जो ब्लू से दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है ना, ब्लू से दिखा रहा हूँ मैं। वाटर वेपर भी बहुत हो जाएंगे क्योंकि पानी जो एवापोरेट होके एटमॉस्फेयर में आएगा तो वो भी बहुत हो जाएगा। और तो है पुराने जो मॉलिक्यूल्स है, ये सब ये है ही है। तो अब क्या हुआ कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है गैस का कम हो गया, क्योंकि बीच बीच में वाटर वेपर आ गया, बीच बीच में वाटर वेपर आ गए। जैसे मान लो दो मॉलिक्यूल गैस के इतने पास पास थे, इनके बीच में थोड़ा सा गैप था पहले ड्राई एयर में, लेकिन अब बारिश हुई, बारिश के बाद धूप हुआ, पानी का वेपर बना, तो अब क्या वाटर जो मॉलिक्यूल है H2O वो इन दोनों के बीच में आ गया, तो जो उनका गैप था अब वो बढ़ गया, जो गैप था वो बढ़ गया। कितनी बात से दूरी होगी थोड़ी सी। और ऐसे ही हर जगह जो गैस के मॉलिक्यूल है, हर जगह वाटर वेपर जब फिल कर देगा तो वो जो साइज़ था वो बढ़ गया। जितना पहले उसका वॉल्यूम था 1 लीटर था, अब जब वाटर वेपर आएगा तो वो उतना ही गैस 1 लीटर से ज़्यादा समझ में आएगा, गैस आएगा, ठीक है ना। कितनी बात समझ में। तो क्या बताया कि वाटर ह्यूमिडिटी की वजह से डेंसिटी डिक्रीज कर जाता है। क्या, ह्यूमिडिटी इंक्रीज करने की वजह से डेंसिटी डिक्रीज कर जाता है। डेंसिटी
of air decreases due to increase of ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगा। नाउ V इज इक्वल टू गामा P अपॉन रो। क्या हुआ ये? जब ह्यूमिडिटी बढ़ा तो ये डेंसिटी घट गया, ह्यूमिडिटी बढ़ा तो डेंसिटी घट गया, और जब डेंसिटी घटेगा तो स्पीड बढ़ जाएगा, तो स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस। ठीक है ना? द स्पीड ऑफ साउंड increases when humidity increases। कुछ बात समझ में आ रही है? जब ह्यूमिडिटी बढ़ेगा, ठीक है ना, जब ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगा, तो स्पीड बढ़ जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट यूँ कह सकते हैं कि ह्यूमिडिटी के बढ़ने की वजह से स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये इफेक्ट है ह्यूमिडिटी का। कितनी बात सुन में ये? तो ह्यूमिडिटी के हम लोग ये कह सकते हैं कि ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ेगा, क्योंकि ह्यूमिडिटी बढ़ने से डेंसिटी घटेगा, डेंसिटी घटने से ये बढ़ जाता है। तो डायरेक्ट ये लिख सकते हैं द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस व्हेन ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस। ये लाइन कितनी बात से इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी हो गया। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है 3 नंबर है ना ये, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है ना? फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है ना, PV इज इक्वल टू nRT होता ना। आगे चले हम लोग इस वॉल्यूम को चेंज करते हैं, तो डेंसिटी जानते हैं, डेंसिटी जो होता है, अगर मान लेते हम लोग सिग्मा से लेते हैं तो मास अपन वॉल्यूम होता है, डेंसिटी, मास अपन वॉल्यूम डेंसिटी होता है। ये सिग्मा से दिखा रहे हैं एयर का। और अगर वॉल्यूम निकालना चाहे तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, वॉल्यूम को लिख सकते हैं ऐसे। हम लोग इस वॉल्यूम को रिप्लेस देते हैं तो क्या आ जाएगा, ये P और ये M अपॉन सिग्मा, बल्कि हम लोग रो से लेते हैं, रो एयर की डेंसिटी लेना हमें, रो के, तो रो जो डेंसिटी होता है मास अपन वॉल्यूम होता है, और अगर वॉल्यूम को इधर लाते हैं और डेंसिटी को तो ये फिर मास अपन डेंसिटी आ जाएगा वॉल्यूम। तो ये एयर की डेंसिटी हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये वॉल्यूम की जगह पे ये मास अपॉन डेंसिटी को रिप्लेस कर देते हैं nRT। कितनी बात सुनिए? और हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं P अपॉन रो, ये P ये रो इसके साथ कर लिया nRT अपॉन M, ये M को इधर ले लिया। ठीक है ना? नाउ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर V इज इक्वल टू गामा P अपॉन रो, ऐसे लिखते हैं हम लोग। और P बाई रो को देखो, P बाई रो को चाहे तो इससे हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, तो क्या मिलेगा, गामा nRT अपॉन M। P बाई रो को हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया और ये रूट लगा दिया। कितनी बात में? अब ये देखिए, ये गामा एक कांस्टेंट टर्म है, ये n नंबर ऑफ मोल ऑफ द गैस, ये भी एक तरह का कांस्टेंट नंबर होता है। R गैस कांस्टेंट होता है, किसी को गैस को लेंगे तो उसका मास दिया हुआ है, तो मास है। तो ये टेम्परेचर पे वेलोसिटी जो है ना, टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा साउंड का स्पीड भी बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर घटेगा स्पीड भी घटता जाएगा। ठीक है ना? सो स्पीड ऑफ साउंड is directly proportional to square root of temperature, square root of
टेम्परेचर, ठीक है ना। ये हमारा रिलेशन हो गया। अलग अलग ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये बहुत अच्छा रिलेशन है, आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे इससे, तो ये रिलेशन हो गया, ठीक है।